Hello everybody, welcome to DS Net Education. I am Divya Soni. So, good morning all of you. आज मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि नेट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे आपकी प्रिपरेशन करनी है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया कि नेट एग्ज़ाम क्या होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप किस किस के लिए एलिजिबल होते हैं। आज मैं बताऊंगी कि जब मैंने नेट एग्ज़ाम क्लियर किया था तब मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वो मैं पर्सनली कुछ चीज़ें भी आपको बताऊँगी और जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आती हूँ पॉइंट पे कि माइंड सेट। आई होप आपने जब मेरा पहला वीडियो देखा था कि नेट एग्ज़ाम क्या होता है, अगर इसके बेनिफिट आपने जाने होंगे तो आपने एक माइंड सेट बना लिया होगा कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है जून 2021 में या आगे आने वाला कोई भी अटेम्प्ट हो, मुझे ये एग्ज़ाम बस क्लियर करना है और मुझे एक करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन करनी है। देन आपको सबसे पहले इसके लिए क्या होना है, सबसे पहले एक प्रॉपर माइंड सेट बनाना है। ऐसा नहीं कि बहुत से कैंडिडेट ये करते हैं कि मैम ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं इसको बस ट्रायल करता हूँ और बस एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह देखने के लिए मैं इस एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना। अभी अपने पास 5 या 6 महीने हैं, उसके अंदर हम अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, हम कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं 5-6 महीनों भी। मैंने तो सिर्फ 2 या 3 महीनों में पढ़ के प्रॉपर इसी प्लानिंग से चल के मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो आपको भी मैं अच्छे से बताऊंगी। तो आई होप मैं चाहती हूँ कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट बनाएं। कुछ भी बाहर का कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस अपने माइंड में ये रहना चाहिए मुझे नेट क्लियर करना है। ओके, देन सेकंड आते हैं कि गो थ्रू द सिलेबस। हालांकि मैं जो आने वाले वीडियोस आएंगे ना उसमें मैं सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ कि सिलेबस पेपर फर्स्ट में क्या सिलेबस होंगे, पेपर सेकंड में क्या सिलेबस होंगे। लेकिन सब आपको भी क्या करना है, आप मेरी साइट पे जाके वेबसाइट में जाके आप सिलेबस से गो थ्रू हो सकते हैं कि जब तक हम कोई भी काम करने से पहले हम उसका ये नहीं देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से पहले हम उसका सिलेबस से गो थ्रू नहीं होंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें ये कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जब तक हमें ये माइंड में रहेगा ना कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तब तक हम कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो सिलेबस से गो थ्रू होंगे। देन बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेजमेंट तो कोई भी काम करो, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड ही काम ही नहीं, कोई भी काम करो अपने लाइफ में, अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, अगर हम दिन का अगर पूरा रूटीन का टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेंगे तो हम खाना कभी खाएंगे, सोएंगे कब, लेकिन हमारा क्या रहता है, एक टाइम प्रॉपरली मैनेज रहता है। इसी प्रकार अगर कोई एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट, इसमें क्या करना है मैं आपको बहुत सी बेसिक बताती हूँ कि हमें एक टाइम टेबल बनाता है। 2 टाइम टेबल बनाने होते हैं। फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म टाइम टेबल एंड सेकंड होता है शॉर्ट टर्म टाइम टेबल। अब लॉन्ग टर्म टाइम टेबल क्यों मैम? क्योंकि मैंने तो यही किया था कि लॉन्ग टर्म टाइम टेबल जैसे एग्ज़ाम आएगा अपने 6 महीने बाद, 5 या 6 महीने बाद, तो वो पूरा प्रॉपर मंथली कि मुझे कौन से दिन मुझे क्या पढ़ना है, ये मेरा प्रॉपर पूरा 6 महीने तक का प्लान था कि मुझे इस टाइम मुझे रिवीजन करना है, इस टाइम मेरे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, मुझे MCQs, ये मैंने पूरा प्लानिंग कर रखा था। ये लॉन्ग टर्म टाइम टेबल था। अब बात करती हूँ शॉर्ट टर्म टाइम टेबल। शॉर्ट टर्म ये कि हम प्रॉपर डे टू डे या फिर वीकली हम कुछ टाइम टेबल अरेंज करते हैं। जैसे हम रात को सोते वक्त हम कुछ टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे नेक्स्ट डे मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये चैप्टर क्लियर करना है, या यूनिट में इस दिन क्लियर कर लूँगी। ये सब हमें क्या करना है, एक छोटा सा टाइम टेबल बनाता है डेली रूटीन का। और लास्ट में जाके जब हम सोते हैं तब हमें देखना है कि क्या हमने ये किया है, कंप्लीट किया है, ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम चले हैं या नहीं। अगर कुछ कमियां हैं तो नेक्स्ट जो आने वाले दूसरे दिन हम उस टाइम टेबल में थोड़ा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, ये बात की मैंने टाइम मैनेजमेंट की, ये बात की मैंने टाइम मैनेजमेंट की। अब बात करती हूँ बुक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यही होता है मोस्टली बच्चों का कि मैम हम लोग तो बुक्स लेके पढ़ लेते हैं, बाज़ार में नेट JRF की बहुत सी बुक्स है, हमें कौन सी बुक पढ़नी है ये बता दो, हम तो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं। जब तक आप उस बुक्स तो बहुत है, एक डेफिनेशन मतलब
एक कंसेप्ट की मार्केट में डिफरेंट बुक में डिफरेंट डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन इतना हमें नहीं पढ़ना है। मैं बताऊंगी आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप बुक्स को प्रेफर नहीं करके आप जैसे जो भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं उसके नोट्स बनाते रहिए। इसका भी मैं आगे टॉपिक लेती हूँ। देन इसमें हमें क्या करना है, हमें कोई भी टॉपिक हो, हमारा कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि नेट का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। लेकिन इसके जो आप पुराने साल के पेपर उठा के देखना, उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि व्हाट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही मॉडरेट लेवल के या फिर हाई लेवल के एग्ज़ाम आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, जिससे अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक करो उसका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखो कि इस कंसेप्ट में ये आता है। देन क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने नेट एग्ज़ाम किया था तो मैंने यही अपनाई थी, हैंड रिटन नोट्स। मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ो, चाहे किसी से भी पढ़ो, चाहे आप खुद से पढ़ो, चाहे बहुत सारी बुक से आप मटेरियल कलेक्ट करो, लेकिन उस मटेरियल क्या हमारे माइंड में क्या रहता है कि 6 महीने तक हमारे दिमाग में रह जाएगा जो हमने पढ़ा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्रॉपर हर यूनिट की, हर सब्जेक्ट के हर यूनिट की, क्योंकि हमारे पेपर 1 में 10 यूनिट्स है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट्स की आप अलग अलग बुक का लो, एक कॉपी लो, नोटबुक, उसमें आप सभी जो कंसेप्ट हैं वो अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग, बहुत से लोगों मतलब टीचर से वेरीफाई करके, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मैं जो कंसेप्ट बताती हूँ वो नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग वो नोट्स बनाओ। क्योंकि जब भी आप लास्ट टाइम, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे ना, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले ये हैंड रिटन नोट्स। ओके, देन अगर मैं बात करूं कि कंसेप्ट हमारा क्लियर कर देंगे, फिर हैंड रिटन नोट्स भी बना देंगे, फिर हम करेंगे एमसीक्यूज़। मेरा तो पढ़ाने का यही तरीका होता है, मैं बच्चों को पहले कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ, देन मैं उनको प्रेफर करती हूँ कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और फिर मैं कराती हूँ एमसीक्यूज़। जो कंसेप्ट होता है उसी के एमसीक्यूज़ उसी दिन, ताकि वो कंसेप्ट आपके माइंड में ये प्रॉपर बैठ जाए कि उस क्वेश्चंस का ये आंसर होता है, ये क्वेश्चंस ऐसे सोल्व हो सकता है। ओके, तो एमसीक्यूज़ करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन सबसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पुराने साल के पेपर जब आप उनसे गो थ्रू होंगे ना, तब आपको पता रहेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको डेली बेसिस पे सोल्व करना है। हालांकि ये आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, और मैं पर्टिकुलर पेपर सोल्व भी कराऊंगी मेरे चैनल पे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, कंसेप्ट भी पता रहे कि पुराने सालों में कौन कौन से कंसेप्ट आए हैं, क्या क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर बात आते हैं रिवीजन की। अब रिवीजन क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम, जैसे ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं जब तक उनको रिवाइज़ नहीं किया, हमें 2 या 3 महीनों बाद को हमें पढ़ा हुआ याद रहता है, नहीं याद रहता है जब तक हम रिवाइज़ नहीं करते उस चीज़ को। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक या तो वीकली बेसिस पे रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर 2 दिन या 1 दिन, या फिर रेगुलरली भी रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे आज मैंने पढ़ा ये कंसेप्ट, नेक्स्ट डे मैं कोई कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आधा घंटा मैं रिवीजन पे दूँ, या फिर अगले, जैसे इस मंडे को मैंने रिवीजन का टाइम दिया तो नेक्स्ट मंडे को मैं रिवीजन के लिए टाइम रखूँगी। तो अगर जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नोट्स बन जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, फिर रिवीजन होगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता नेट क्लियर करने के लिए। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आपके माइंड में कंसेप्ट है ना वो जम जाएंगे कि हाँ इसका यही होगा। ओके, अब बात करती हूँ एनालिसिस एवरीडे। जैसे मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट में टाइम टेबल बनाया, अब हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल तो रहे हैं या नहीं, ये भी तो हमें देखना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद को रोज़ एनालिसिस करो, जब भी रात को सोओ या फिर नेक्स्ट डे सुबह उठते ही खुद को एनालिसिस करो कि क्या मैं प्रॉपर चल रहा हूँ, मेरे लॉन्ग टर्म टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं प्रॉपरली चल रही हूँ या नहीं। ओके, खुद को रोज़ एनालिसिस करो, क्या क्या मुझे कमियां हैं आज के दिन जो मैं नेक्स्ट डे उसमें इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। ओके, अब एक और चीज़ बताती हूँ, डिफ़िकल्ट टॉपिक इजी क्वेश्चंस। अब नेट एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, जिसमें क्या होता है पूरा जो भी हमने बीकॉम जैसे यूजी में या पीजी में सब कुछ जो हमने पढ़ा है वो सब कुछ सारा मटेरियल नेट में आता है। अब उसमें ऑब्वियसली बात है डिफ़िकल्ट टॉपिक्स भी आएंगे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको लगे तो आप उसके एमसीक्यूज़ जब सोल्व करो
तो उसके इजी क्वेश्चंस उठाओ, हमेशा उसके इजी क्वेश्चंस उठाओ। ऐसा नहीं टॉपिक की बारी है तो हम क्वेश्चंस भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस उठा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, टॉपिक भी जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन उठाओगे, टॉपिक धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। ओके तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये तो मैंने एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी तक बताए थे कि मैंने एग्ज़ाम तक क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। अब 2 चीज़ें और हैं, 3 चीज़ें और हैं कि इनके साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वगैरह सबके साथ साथ हमें क्या लेके चलना है, पढ़ाई के साथ हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो बात करती हूँ कंसंट्रेशन की कि इसमें नेट एग्ज़ाम का कंपटीशन मैंने बताया कि कितना हाई लेवल का कंपटीशन रहता है। इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है पर 6 मंथ, मतलब एवरी 6 मंथ क्या होता है, इसमें 10 लाख कैंडिडेट होते हैं, वो पार्टिसिपेंट करते हैं, तो कंपटीशन भी बहुत हाई होता है। तो मेरा तो 2 C का फंडा है, ये C और ये C। जितना हाई कंपटीशन उतना हाई कंसंट्रेशन, कंपटीशन जितना हाई होगा कंसंट्रेशन भी उतना हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग कंपटीशन को हमें पता नहीं रहेगा, जैसे कंपटीशन हमें छोटे लेवल का भी होता है, जैसे मैंने सेट एग्ज़ाम का बताया जो उसमें कंपटीशन स्टेट के लिए स्टेट लेवल का ही होता है, इसमें नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो हमें कंसंट्रेशन भी उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम दिन के 2 या 3 घंटे पढ़ के या फिर MCQ सोल्व करके हम पेपर क्लियर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब तक हम ये मन में ठान नहीं लेंगे और कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने 3 घंटे के पढ़ने 4 घंटे का पढ़ने का प्लान बनाया, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें 40 मिनट भी हम ढंग से नहीं पढ़ पाए, हमारा किताब सामने खुली लेकिन ध्यान कहीं और है, तो वो कंसंट्रेशन गया बाहर में और समझ में आया कुछ नहीं। एक तो टाइम भी वेस्ट हुआ, ऊपर से कुछ समझ में ही नहीं आया, तो ये क्या हुआ, कहाँ से एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंसंट्रेशन की। ओके नेक्स्ट बात करती हूँ सोशल डिस्ट्रैक्शन। अब सोशल डिस्ट्रैक्शन तो जानते ही हो, अब हम लोग क्या फैमिली में रहते हैं या फिर बहुत चीज़ें हमें घेरी हुई रहती है, सोशल मीडिया भी जैसे व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, हम 2-2 घंटे उसको लेके बैठ जाते हैं लेकिन हम बोर नहीं होते और हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो क्या उससे कुछ हमें बेनिफिट्स मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो क्या करना है, हमारा बेनिफिट्स हमसे कैसे मिलेगा, हमारे करियर से मिलेगा। अगर हम उसको ध्यान लगा के मन लगा के हम उसमें आगे बढ़ेंगे, सोशल डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया को थोड़ा सा 6 महीने के लिए हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं उसको टाइम, हालांकि सब कुछ अगर आप चाहते हो ज़रूरी है तो उसमें टाइम लिमिट्स रख दो कि मुझे इतने टाइम ही उसको यूज़ करना है। और जैसे फैमिली में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे जैसे शादी वगैरह होती है, लोग आते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहता है। लेकिन नहीं, हमारा माइंड सेट, सबसे पहले मैंने एक ही चीज़ बताई, हमारा माइंड है वो सेट रहना चाहिए कि मुझे ये नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके तो सोशल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। नेक्स्ट बात करती हूँ कंसिस्टेंसी। अब कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक हम कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर उसकी स्टडीज़ नहीं करेंगे, रेगुलर उसके साथ नहीं बने रहेंगे, 3 बाद अगर हम उसको छोड़ देंगे तब हमारा क्या रहेगा, भूल जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा है और हमें क्या प्रिपरेशन करनी है। तो कंसिस्टेंसी कोई भी एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके सो ये मैंने इसका प्रिपरेशन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेटेजी के साथ मैंने क्या अपनाया था, रीड राइट एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं क्या करती थी, अपने कंसेप्ट को पढ़ती थी, उसको क्लियर करती थी। जैसे मैंने ये बताया था, कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया, फिर मैं उसको लिखती थी अपनी लैंग्वेज में। क्या करती थी, हैंड रिटन नोट्स बनाती थी, यहाँ बताया था मैंने, हैंड रिटन नोट्स बनाती थी। फिर मैं करती थी प्रैक्टिस,